हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विवेक उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से इस प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ और चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, साथ ही साथ आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और आप जो है इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दे ले जाते हैं, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। पहला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? ऑप्शन है नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा और लोहा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, खोआ मॉडल का। ठीक, ये इसका जो राइट आंसर होगा वो नाइट्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। जब हम लोग यूरिया डालते हैं ना, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन को जो है सर्वप्रथम तैयार किया किसने तैयार किया? लुई पास्चर ने, डॉक्टर जेनर ने, लेस्टर ने, साल्क ने? तो मैं आपको बता दूं कि जो चेचक का वैक्सीन है वो डॉक्टर जेनर ने तैयार किया था। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है पूरी दुनिया का जो है ये पहला वैक्सीन था। ठीक, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज के दौर में ये प्रश्न इसलिए प्रासंगिक है कि जो वैक्सीन है, जो पहली वैक्सीन है दुनिया की, उसको जो है किसने खोजा था? डॉक्टर जेनर ने। और वो किसके लिए थी? चेचक के लिए। ठीक, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस वजह से ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ऑप्शन है यूरेनियम, लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। तो आप इस प्रश्न पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर बात कर रहा है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। ठीक, यानी कि जिससे बिजली पैदा की जाती है। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम से बिजली तो पैदा नहीं की जाती, क्योंकि ये तीनों क्या है? विद्युत के ये धातुएं तो हैं, लेकिन ये जो है ये धातुओं की सुचालक है, यानी कि इनसे जो है विद्युत का ट्रांसफ़र जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। ठीक, लेकिन जो विद्युत पैदा की जाती है वो यूरेनियम से पैदा की जाती है। वो कैसे? जो बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर लगे होते हैं, जिनमें जो है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, प्रक्रियाओं द्वारा विद्युत पैदा की जाती है। ठीक, तो जिसको जो है हिंदी में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन कहते हैं, यानी कि जब दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर जो है एक बड़ा नाभिक बना लें तो वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक, और जब कोई एक बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिकों में परिवर्तित हो जाए तो वो क्या है? नाभिकीय विखंडन है। ठीक, तो इनसे जो है अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे जो है इनका उपयोग जो है विद्युत बनाने में कर लिया जाता है। ये कैसे किया जाता है ये साइंस की बात है, जब हम लोग पूरी डिटेल क्लास करेंगे तब उसमें देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निकोटिन पाया जाता है। पहली बात तो ये निकोटिन क्या है? ये जो है एक मादक पदार्थ है। ठीक, तो ये किस में पाया जाएगा? संभावना किसकी है? संभावना जो है वो है तंबाकू की पत्तियों में। ठीक, क्योंकि काफ़ी ओफ़ी में जो है ये सभी तो खाने की चीज़ें हैं, इनमें अगर पाया भी जाएगा तो बहुत अल्प मात्रा में, लेकिन जो प्रचुर मात्रा में वो तंबाकू में पाया जाएगा। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल, मेथाइल एल्कोहल, या एसिटिक एसिड, या क्लोरोफिल? तो आप तो क्लोरोफिल से परिचित होंगी। ये किस में पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है, हरी पत्तियों में पाई जाती है। एसिटिक एसिड, इसी को जो है सिरका कहते हैं। ये किससे प्राप्त किया जाता है? ये गन्ना से प्राप्त किया जाता है। ठीक, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो एथिल एल्कोहल है। ठीक, देखिए, जिसको जो है यूँ ऐसा कुछ समझिए कि आप गांव में सीरा सुने होंगे। ठीक, ये सीरा क्या होता है? जो शक्कर है, अगर शक्कर को घोल दिया जाए तो, और जो है अगर इसका यूँ समझिए सीधा सीधा कि जब भी कोई मिष्ठान बनाई जाती है तो उसको किस में डुबोया जाता है? उसको सीरा में ही तो डुबोया जाता है अधिकांशतः मिठाइयों को। ठीक, इससे तमाम मिठाइयाँ आप परिचित ही हैं।
तो ये जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर ये सीरा अगर बचता भी है तो इसको जो है जानवरों को नहीं खिलाया जाता या इंसान इसको नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसको जो है इंसानों को खिला दिया जाए, अगर ये ज़्यादा दिन का होगा तो ये जो है इसका किड़वन हो जाएगा। किड़वन के फलस्वरूप ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे क्या होगा? एथाइल अल्कोहल या इसी को जो है शराब भी कहते हैं, ठीक। और चूंकि सीरा से जब ये बनेगी तो ये ओरिजिनल शराब रहेगी या ओरिजिनल अल्कोहल रहेगी। जब उसको व्यक्ति खाएगा या उसको व्यक्ति पिएगा तो उसकी डेथ जो है वो काफ़ी हद तक कंफर्म हो जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। तो जैसा कि इसमें आप ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं, तंबाकू है, नीम है, आम है, पपीता है, तो ये जो है नीम से प्राप्त होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पौधे के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? फूलों से, पत्तियों से, बीजों से, फलों से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बीजों से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दूध को दही बनाता है? ठीक। खमीर, लैक्टोबैसिलस, राइबोजियम, राइजोपस। तो जो यहाँ पर राइबोजियम है ये जो है फलीदार पौधों की को जो है वो जड़ों में पाया जाता है अधिकांशतः। जैसे दलहनी फसलें हो गई, जैसे चना हो गया और उसके बाद अरहर हो गई, इन सभी की जड़ों में ये पाई जाती है और जो है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ठीक। या कह लीजिए कि जो ये राइबोजियम है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ज़मीन में करता है। इसी वजह से देखिए कहा जाता है कि खेतों में जो है फसल चक्र का पालन करना चाहिए, दलहनी फसलों को बोना चाहिए रोटेशन के रूप में, ठीक। तो उससे क्या होगा कि अगर ऐसी फसलें बोई जाएंगी तो खेत में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो राइबोजियम है इसकी वजह से। खमीर जो होता है ये पावरोटी वगैरह बनाने में जो है, जिसको जो है यीस्ट बोलते हैं, यानी कि अगर जैसे मैदा वगैरह है अगर इसको भिगो कर रख दिया जाए तो जो है उसमें उसके किड़वन के लिए जिम्मेदार यही खमीर होता है, ठीक। तो जो यहाँ पर जो प्रश्न है, दूध को दही जो बनाता है वो लैक्टोबैसिलस। अगर आज इसमें ज़रा सा दिमाग लगाते कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल ना, तो यहाँ पर भी देखिए लैक्टो दिया है ना, तो लैक्टोबैसिलस इस वजह से इस जीवाणु का नाम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? ऑप्शन है तांबा और निकिल, निकिल और जस्ता, मैग्नीशियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। तो बताइए भाई, इसका जो राइट आंसर है वो है तांबा और जस्ता, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर, अमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। जो इसका राइट आंसर है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये रक्तदाब का मापक यंत्र है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अमीटर किसको नापता है? अमीटर जो है ये विद्युत धारा को मापता है, ठीक। ये विद्युत धारा का मापता है। जो एनीमोमीटर है ये जो है वायु की गति तथा उसके दिशा को मापता है, ठीक। वायु की गति और दिशा को मापता है। जो स्फेरोमीटर है ये जो है ये मापता है वक्रता त्रिज्या की, जिसको जो है इंग्लिश में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक। वक्रता त्रिज्या को ये मापता है। तो लेकिन जो यहाँ पर रक्तदाब मापता है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। बाकी सब तो आप परिचित ही हो गए। एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है, अमीटर विद्युत धारा को मापता है, स्फेरोमीटर जो है किसी गोले की त्रिज्या को मापता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये तो बात सही है। तो रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों के रंगों से अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, डी वाला तो बिल्कुल गलत है कि भाई हम अलग ही नहीं कर सकते, ये गलत बात है। पौधों के रंगों को अलग किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर पौधों से कुछ लेना देना नहीं है। फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, ये भी गलत बात है। प्रिज्म से रंगों को अलग किया जाता है, ये सही बात है। अब प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक यूँ कह लीजिए कि ये एक तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप एक तरफ से
प्रकाश आपतित करेंगे तो जब ये इससे निर्गत होने लगेगी तो ये जो है 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, ठीक। तो यही प्रिज्म होता है। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा जो है, या जो है प्रश्न है कि इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है किस रूप में? स्वाइन फ्लू, रेबीज, कॉमन फ्लू, मैड काऊ या रेबीज? तो आप रेबीज से तो परिचित ही होंगे, यानी कि जो कुत्ता, बिल्ली, सियार या बंदर, इन सभी की लार में जो है ये रेबीज वायरस पाया जाता है, ठीक। इन सब के काटने से रेबीज वायरस का खतरा बढ़ जाता है, ठीक। कॉमन फ्लू से आप परिचित ही होंगे कि क्योंकि जो है इस समय वैसे भी कोरोना चल रहा है, तो इसमें जो है ये तो चर्चा में ही था। कॉमन फ्लू का मतलब यही हुआ कि सर्दी जुकाम, ठीक। लेकिन जो यहाँ पर H1N1 वायरस है, ये सबसे पहले किससे फैला था? शुगर जानते हैं आप लोग, जिसको जो है पिग कहा जाता है, ठीक। तो जो स्वाइन फ्लू बीमारी है ये H1N1 वायरस से फैली थी, और जो सबसे पहले जो है इस जंतु से ये फैली थी उसका नाम शुगर है या पिग है, ठीक। ये आप याद रखेंगे। ये भी जो है जैसे इस समय कोरोना वायरस है, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, उसी तरीके से ये जो स्वाइन फ्लू बीमारी थी H1N1 वायरस, ये भी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है ये प्रभावित करता है, ठीक। करता है, नहीं करता था, ठीक। अब तो इसका जो है टीका भी बन चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्वाइन फ्लू है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है वो एफ्लोटॉक्सिन, इसका मतलब है कि एक तरीके से जो कवक है, कवक जानते हैं आप, फंगी। अगर फंगी ना जानते हो तो यूँ समझिए कि अगर आप रोटी ले लीजिए, रोटी को जो है कुछ दिनों तक वैसे वायुमंडल में छोड़ दीजिए, तो उस पर कुछ दिनों बाद क्या होगा कि उसमें जो है फंगस या फंगी ऑटोमेटिक जम जाएगी। बारिश के मौसम में तुम्हें ये तो जल्दी होता है, हो सकता है कि अन्य मौसमों में ये कवक की मात्रा कम दिखे। तो इससे जो खाद्य विषाक्तता होती है, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि चाहे कोई भी विषाक्त पदार्थ हो, जब भी हम लोग खाते हैं तो इसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका अधिकांशतः लोग उत्तर देंगे वृक्क यानी किडनी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किडनी खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि किडनी तो जो है टॉक्सिक पदार्थों को छान कर शरीर से बाहर निकाल देती है, ठीक। तो जो सबसे पहले जो अंग डैमेज होता है वो है लीवर, ठीक। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसका कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होगा? लीवर। अरे किडनी तो बाद में पहुँचेगा, किडनी तो छान कर बाहर करता है जहर को, ठीक। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? अब देखिए चुंबकीय सुई क्या होती है। ये एक ऐसी सुई है जो है हमेशा एक दिशा में उत्तर से दक्षिण, यूँ कुछ यूँ समझ लीजिए कि ये जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में हमेशा ठहरती है, ठीक। तो इसका उपयोग क्या होता था कि जब पहले के ज़माने में, कह लीजिए कि बहुत पहले, जब वास्को डी गामा वाले टाइम एरा में, ठीक, उसमें क्या होता था कि जो नाविक होते थे वो इसी सुई का इस्तेमाल करते थे। तो ये जो है हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकती थी। जब एक दिशा पता चल जाए तो ऑटोमेटिक हम लोग चारों दिशाओं को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है और इसका क्रम होता है, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग रोटेट करेंगे तो ऊप दप यानी उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा होती है कहाँ से? कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से? तो जो इसका सबसे वाजिब उत्तर है वो है कारखानों से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? तो अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि सूर्य ग्रहण का मतलब ये हुआ कि जब सूर्य का ग्रहण हो। सूर्य का ग्रहण का मतलब कि जब सूर्य का प्रकाश जो है, अगर यहाँ पर पृथ्वी है, अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ तक जनरली पहुँचता है, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति निर्मित हो
कि जो है पहुंच ही ना पाए। ये ऐसी स्थिति कब निर्मित हो सकती है? आप खुद सोचिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आकर यहाँ पर एंट्री कर ले जाए, ठीक, तो ये यहाँ से आने वाले प्रकाश को रोक देता है चंद्रमा। तो इस वजह से जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता, तो फलस्वरूप सूर्य ग्रहण होता है। तो जो इसका वाजिब उत्तर होगा वो है चंद्रमा बीच में है, ठीक। यहाँ पर यहीं पर जो है आप चंद्र ग्रहण भी समझ लीजिए। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या होता है कि जब चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुँचे, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर ही तो हैं, पृथ्वी से ही तो देखेंगे। तो ये कब हो सकता है? जब जो है ऐसी स्थिति निर्मित हो कि सूर्य बीच में एंट्री कर ले मून और अर्थ के बीच, ठीक। तो ये जो है ये स्थिति कब होती है? पूर्णिमा को होती है, ठीक। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? भूकंप द्वारा, सूर्य से, तारों से, चंद्रमा से। तो मैं आपको बता दूं कि जो समुद्र में लहरें उठती हैं, तरंगे आती हैं, वो कहाँ से आती हैं? वो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रयास से आती हैं। ये जो सूर्य है ये 5 यूनिट बल लगाता है, और जो चंद्रमा है ज़्यादा करीब होने के नाते ये जो है 11 यूनिट का गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये ऐसा बल है जो है दो पिंडों के बीच लगता है। तो चंद्रमा हम लोगों से ज़्यादा नज़दीक है, तो इस वजह से जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल इसका ज़्यादा काम करता है, इस वजह से ये 11 यूनिट बल लगाता है। और सूर्य बेचारा दूर है, तो इस वजह से ये 5 यूनिट बल लगाता है। इसी बल के फलस्वरूप जो है जो महासागरों का जल है ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में उठता है, ठीक। तो जो इसका वाजिब उत्तर होगा वो चंद्रमा होगा। तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप सूर्य को जो है निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर निगलेक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि जो है दोनों ऑप्शन में अलग अलग दिया है, यानी सूर्य भी अलग दिया है, चंद्रमा भी अलग दिया है। अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ दिया हो तो सबसे वाजिब उत्तर वो था, लेकिन चूँकि चंद्रमा ज़्यादा बल लगाता है इस वजह से हम लोग चंद्रमा के साथ जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। तो आप बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक भार है और दूसरा द्रव्यमान है, ठीक। यानी कि एक वेट है, भार को वेट कहते हैं, द्रव्यमान को मास कहते हैं। तो भार बराबर होता है mg और द्रव्यमान यम से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो यानी कि जब भार की बात करेंगे तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण जुड़ा रहता है, ठीक। जबकि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान केवल द्रव्यमान होता है, एक्चुअल द्रव्यमान होता है। तो ये जो द्रव्यमान है ये अपरिवर्तित रहता है, भार बदलता रहता है समय के साथ, ठीक। अब आप विषुवत रेखा पर खड़े होंगे तो आपका भार हो सकता है दूसरा हो सकता, क्या कन्फर्म है, यानी कि ऐसा होता है। अगर आप विषुवत रेखा पर हैं तो आप आदमी वही हैं, यहाँ पर भार दूसरा होगा। ध्रुवों पर चले जाएंगे तो वहाँ पर दूसरा होगा। क्यों? क्योंकि जो है गुरुत्वाकर्षण जैसे जैसे बैरी करेगा वैसे वैसे आपका भार बैरी करेगा, लेकिन आप एक्चुअल में जितना किलो है वो द्रव्यमान है, ठीक। ये अपरिवर्तित रहता है, या यूँ कह लीजिए पदार्थ में मोलों की संख्या को जो है द्रव्यमान कहते हैं। तो जो चंद्रमा पर जो है जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो अर्थ की, तो अगर यहाँ पर g है तो वहाँ पर g/10 है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पर 100 किलो के हैं तो वहाँ पर जो है 100 गुणे 1/10, ठीक। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वहाँ पर 1/10 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से चंद्रमा पर आप पहुँच जाएंगे 10 किलो के हो जाएंगे। तो इस वजह से जिसका वज़न अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है अगर उसको हो सकता है कि भविष्य में चाँद पर भेज दिया जाए तो वो 10 किलो का हो जाएगा, ठीक। हालांकि ये जो है हास्य का विषय है, लेकिन यहाँ पर जो जानने वाली बात है कि अगर आप यहाँ से चंद्रमा पर जाएंगे तो आपके भार में कमी हो जाएगी, और अगर आप चंद्रमा से वापस पृथ्वी पर आते हैं तो आपके भार में वृद्धि हो जाएगी, ठीक। तो जो इसका राइट आंसर होगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ये सही बात है। भार और द्रव्यमान बदल जाएंगे, ये गलत बात है, ये भी गलत बात है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लोलक की कालावधि
निर्भर करती है द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर, तापक्रम पर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि लोलक क्या होता है। एक मान लीजिए कि ये रिजिड छड़ है, उससे आप एक रस्सी के सहारे एक पत्थर को या एक बाल को बांध दीजिए। अब आप ऐसा कीजिए कि इस बाल को आप यहाँ तक खींचिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, तो ये जो है यहाँ तक पहुँचेगा और फिर यहाँ से रिटर्न भी होगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर में जितना समय लगता है वही है उसका टाइम पीरियड। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, आप खुद सोचिए। ये रस्सी जितनी लंबी होगी उसका जो है टाइम पीरियड उतना ही प्रभावित होगा। ठीक, तो जो इसका वाजिब उत्तर है वो है लंबाई के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। सोने को घोला जा सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मैं आपको इसका जो है फार्मूला भी बता दूं, या इसका रिप्रेजेंटेशन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। इसका मालिकुलर फार्मूला H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता नहीं, लिखा जाता है H2SO4। नाइट्रिक एसिड को जो है HNO3। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl। तो जो सोना है वो जो है 3 भाग HCl, यानी कि ये 3 भाग में होगा, और HNO3 जो है ये 1 भाग में होगा। ठीक, तो इसमें जो है घोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। एथाइल एल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनाइड, एथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ दिन पहले क्या, वर्षों पहले आपने एक बहुत ही चर्चित घटना सुनी होगी कि बिहार में जो है एक थाने में शराब की जो है कुछ पेटियां क्या, काफ़ी पेटियां रखी गई थी। तो जो है आरोप लगा था यही कि जो चूहे हैं वो जो है एथिल अल्कोहल यानी कि शराब पूरा पी गए। हालांकि जो है बाद में जांच कमेटी बनी, जांच हुई, तो वो अलग बात है। लेकिन जो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है पोटेशियम साइनाइड। आगे बढ़ते हैं। ठीक, आनुवांशिकता के जन्मदाता हैं, इनको कौन नहीं जानता भाई। आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है, मेंडल हैं। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था, मटर पर किया था। ठीक, मटर में जो है कुछ छोटे पौधे, कुछ बड़े पौधे लेकर फिर उनको फूलों के आधार पर भी एक दूसरे से संकरण कराया था। ठीक, या जिसको जो है हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। उसके फलस्वरूप कुछ निष्कर्ष निकाले थे, वही है आनुवांशिकता। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो मेंडल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो जो इसका राइट आंसर है पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B1। तो जो इसका राइट आंसर है वो है विटामिन B12। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। अब कुछ जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होंगे वो कहेंगे कि कमरे को जो है ठंडा करने के लिए पानी बहा दीजिए, लेकिन ये गलत बात है। हो सकता है कि इससे फर्श ठंडी हो जाए, लेकिन कमरा थोड़ी ठंडा होगा। संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। रसोई गैस से कैसे होगा, ये भी ऑप्शन बेतुका है। ठोस को पिघलाएंगे तो वही है कि आप फर्श पर पिघलाएंगे। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर है वो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। क्यों, क्योंकि जब कोई संपीड़ित गैस है तो यहाँ पर गैस के अणु पास हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका तापमान बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही ये छोड़ी जाती है तो पूरे कमरे में फैलकर क्या होता है, जब गैस फैलती है तो उसके तापमान में गिरावट होती है, फलस्वरूप कमरा ठंडा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था। ठीक, रडार का आविष्कारक कौन था। पहली बात तो ये रडार क्या होता है, रडार जो है ये दुश्मन की गतिविधियों पर नज़र रखता है, और इसकी जो खोज है वो किसने की थी, वो रॉबर्ट
रॉबर्ट वाटसन ने की थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और आप को ये प्रश्न कैसे लगे ये भी अवश्य बताएं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही पर डे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे।